दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र का अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम। दोस्तों लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है, उत्तरदायी और वैध शासन क्या है और लोकतंत्र के परिणामों के रूप में आर्थिक समृद्धि और विकास, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां, लोकतंत्र किस प्रकार से असमानता और गरीबी में कमी करता है तथा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य करके नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो 10वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम। दोस्तों लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें? दोस्तों मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कुछ बातें की थीं और इसमें हमने लोकतंत्र के बारे में जाना था कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर इसलिए बताया गया था क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें प्रमुख होती हैं, कुछ चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है, फैसलों में बेहतरी आती है और टकराव को संभालने का तरीका देता है। साथ ही साथ इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। तो क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती हैं? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे अधिकांश लोग किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है कि लोकतंत्र अभी तक की सर्वमान्य शासन प्रणाली के रूप में स्थापित हुआ है। लोकतांत्रिक शासन के कामकाज में संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है, इसलिए हम दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को जो है अच्छा माना जाता है, व्यवहार में इसे इतना बुरा क्यों माना जाता है? दोस्तों इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजे या परिणाम पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? देखिए, आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होता है, राजनीतिक दल भी हैं, साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान हैं, लेकिन सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है और एक जगह जो उपलब्धि हो वो दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे ये जरूरी नहीं, क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था चाहे वह लोकतंत्र क्यों न हो उसका विभिन्न देशों की सामाजिक परिस्थितियों पर असर पड़ता है। कोई बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उसे हर चीज़ की उससे उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम ये कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम ये संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम क्या है? तो ये है कि हम पहले ये माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है और यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की जो है स्थितियां या परिस्थितियां तो बना सकता है, लेकिन नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ देकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। तो लोकतंत्र जो है, चाहे लोकतंत्र हो या किसी प्रकार का अन्य राजनीतिक व्यवस्था हो, इसमें जो काम करने वाले हैं वो व्यक्ति या लोग ही होते हैं और किसी भी शासन व्यवस्था में
नागरिक ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता है जिनको हम मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिसकी हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में उम्मीद की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी हम नज़र डालते चलेंगे। यहाँ पर देखिए एक सरकार पर नज़र डालने के लिए सरकार की नज़र कैसे है। गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत छोटे से स्तर पे बैठे हैं। आपके बारे में सरकार इतना जानती है, यहाँ पे दूरबीन से देख रहे हैं। आपके बारे में आप सरकार के बारे में बस इतना भर जानते हैं कि कुछ नहीं देख सकते हैं, और वही हाल सरकार का भी है। दोस्तों, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। लोकतंत्र के बारे में इसे एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन प्रणाली माना जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना चाहिए, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बने और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। और ये लोकतंत्र का मूल है। दोस्तों, इस सवाल के तफसीस में न जाने कितने हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता है। सवाल ये भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या ये प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकार बनती है। निश्चित रूप से ये सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के नज़रिए का ख्याल नहीं करना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। और क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? देखिए, अब हम फैसलों को मूल्य के हिसाब से जब तौलेंगे तो जानेंगे कि ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज़ी से फैसले लेती है। लेकिन सरकार अगर ऐसे फैसले भी ले सकती है लोग स्वीकार न करें, और ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है, तो इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लेती है। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और ज़्यादा प्रभावी होंगे। और इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वो जाया नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, क्योंकि सभी लोगों की उम्मीदों को या सभी लोगों के बारे में उसमें सोचकर कोई भी निर्णय लिया जाता है। दूसरा पहलू ये है कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वो इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसको पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। दोस्तों, ये पारदर्शिता अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं, तो ये उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी, लोगों के प्रति जवाबदेह होगी, उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं का ख्याल करेगी। दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक, शासन जन इच्छाओं के अनुरूप लिया जाता है शासन का कार्य, और निर्णय जो है जन इच्छाओं के अनुरूप किया जाता है। साथ ही लोगों को इस प्रक्रिया में भागीदार बनाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, अगर इन नतीजों के आधार पर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को जांचेंगे, तो आपको इन संस्थाओं के व्यवहार पर गौर करना पड़ेगा कि लोकतंत्र में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं या कौन कौन से व्यवहार होते हैं। जैसे नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, सरकार और इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार, और इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक संस्थाएं ज़्यादा सफल हुई हैं। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस करने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है।
नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इसकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासन से करते हैं तो इन क्षेत्र में गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या जैसे तानाशाही शासन व्यवस्था है वहाँ पर इनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है और उसकी तुलना में लोकतंत्र का प्रदर्शन बेहतर है। दोस्तों, एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से ये उम्मीद करना उचित है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। और इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं, आबादी के एक बड़े हिस्से की मांग की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, ये कहने का कोई आधार नहीं है। दोस्तों, बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। ये वैध शासन व्यवस्था है, सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लोगों की ज़रूरतों को कुछ हद तक ये अनदेखा कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों को अपनी शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें जनता को ये लगता है कि ये हमारी चुनी हुई सरकार है, हमने बनाया है इसको, और इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। साथ ही दक्षिण एशिया के जो प्रमाण हैं उनसे हम ये पता करेंगे कि ये व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं और वे ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। यहाँ पर देखिए, दक्षिण एशिया के उदाहरण द्वारा ये बताया गया है कि लोकतंत्र की स्थिति कहाँ पर कैसी है। बेहतर लोकतंत्र देखिए, और देखिए बेहतर लोकतंत्र की स्थिति में भारत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कभी कभी तानाशाही में कभी कभी तानाशाही की स्थिति में देखिए बांग्लादेश की स्थिति सबसे जो है अच्छी रही है और श्रीलंका की स्थिति खराब रही है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, यहाँ पर दक्षिण एशिया का एक बड़ा हिस्सा भी है जहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र बहुत कम उपयुक्त है और पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता दी गई है। दोस्तों, आइए देखते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास किस तरह से लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है तो उसके विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है। दोस्तों, 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही के कामकाज की तुलना करें तो ये मिलेगा कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है और उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। और आप अर्थशास्त्र में जानते हैं कि आर्थिक विकास कई कारकों जैसे देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य है, पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े और तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक परिणाम रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा, धनिकों के पास ज़्यादा धन और गरीबों के पास कम धन होता रहा है। धनी लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर बन रहे हैं। बीच बीच की स्थिति वही है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन गरीब जो है वो और भी गरीब होता जा रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ क्या हैं। दोस्तों, लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से जुड़ा है और इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहस को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता।
फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो चार्ट है, ओह मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे रह गए, तुम ही बताओ। आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल और भूख, ये सारी चीज़ें अगर जो किसी को नहीं मिलती हैं, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल और भूख किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो मूलभूत कारक हैं, अगर जो ये नहीं मिलेंगी तो उनका जो है विकास नहीं हो सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर देखिए, विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरों को अगर जो देखेंगे तो सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में इसकी दर 3.95 है, तानाशाहियों में 4.42, तानाशाही वाले गरीब देशों में 4.34 और लोकतंत्र वाले गरीब देशों में 4.28 है। इसके अलावा चुने हुए देशों में आय की असमानता देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में ऊपर का हिस्सा 20%, नीचे का हिस्सा 20%, आय में प्रतिशत हिस्सा, तो यहाँ पर असमानताएं ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन असमानता और गरीबी में कम करने में भी जो है लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से ये उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता यानी आर्थिक आधार पर जो अंतर है, भेदभाव है, उसको कम करेंगे। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो रहा है तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह से हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर हिस्सा मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? ये जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए गरीब की आवाज़ है कि एस्बेस्ट लैस्टिन अमेरिका केगल कार्टून्स का है। गरीब की आवाज़ किस तरह से, यहाँ पर देखिए इसके कपड़ों में तरह जगह जगह टाँके लगे हुए हैं और ये किस प्रकार से दिखाया गया है। दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है और प्रतिनिधियों का चुनाव, हर व्यक्ति का वजन इसमें बराबर होता है, सभी के मत का मूल्य बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति से अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है और कई बार उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में भी मुश्किल आती है। दोस्तों वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं, क्योंकि ये हमारे देश में या कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ नहीं धोना चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती हैं जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपने खाद्य आपूर्ति के लिए अब भी अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। यहाँ पर विश्व का धन चंद लोगों के हाथ में है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति के पास जो है 50% धन है और पूरी दुनिया के पास जो है वो केवल 2% धन है। इस तरह के कार्टून में किस प्रकार से आर्थिक असमानता को प्रदर्शित कर रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये उम्मीद करना उचित है कि वो सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने ये देखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं और बेल्जियम किस तरह से अपने यहाँ जाति समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया था, ये आपने पहले अध्याय में ही देखा था। लोकतांत्रिक
व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं और इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। दोस्तों, कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह और अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता है और टकराव और सामंजस्य और उनमें जो सहमति होती है, टकराव और सहमति, ये राजनीति के मूल में रहता है। लेकिन हम इन अंतर और विभेदों को आदर करना सीख सकते हैं, इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं और इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी या आंतरिक सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। लेकिन श्रीलंका का उदाहरण लेंगे तो हमें इसमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। पहली शर्त क्या है? पहली है कि ये गौर करना ज़रूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय में शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की ज़रूरत है, तभी सरकार जनसामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज़ नहीं होती है। दूसरी शर्त ये है कि ये समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब ये है कि हर फैसले चुनाव में अलग अलग लोग और बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र बना रहता है जब प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है और अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। यहाँ पर देखिए, संघर्ष और हेलमेल किस तरह से सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण आप दे सकते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों का नतीजा क्या होता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर संघर्ष और मेल जोल को दिखाया गया है। देखिए, लोकतंत्र का एक परिणाम ये है आर्थिक विकास, असमानता, गरीबी में कमी के अलावा नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान या बराबरी का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं और कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस बात पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए ये एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। दोस्तों, नागरिकों की गरिमा में स्त्रियों की गरिमा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर ये माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं ये हालात है कि उसका मतलब ये नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का अव्यवहार हुआ है। एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया, तो अब औरतों के वैधानिक और नैतिक रूप के प्रति अपने गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। दोस्तों, अलोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बात संभव नहीं थी क्योंकि वहाँ न तो व्यक्तिगत आज़ादी थी, न गरिमा थी, न वैधानिक रूप से कोई मान्यता थी और न ही नैतिक रूप से। यही बात दोस्तों जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के समान दर्जे और समान अवसरों के दावों पर बल दिया है और आज भी कई जगह जातिगत भेदभाव, जातिगत असमानता, दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है।
और लोकतंत्र की एक खासियत ये भी है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वो और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं और यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं, शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता ही है, साथ ही ये लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। और आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और उनके अपने हितों को ये प्रभावित भी करता है। यहाँ पर देखिए रोजा प्रेरणा का एक स्तंभ है। बहन जी ये सीट मेरी है, ये आज के नेता कहते हैं। लेकिन ऊपर दिए गए कार्टून में देखिए नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को दिखाया गया है। रोजा पार्क्स कौन थी इनके बारे में आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस तरह से नैतिक शासन से उन्होंने ये साबित किया कि महिलाओं की भी जिम्मेदारी या हिस्सेदारी होती है शासन व्यवस्था में। जिस तरह से वो घर का कामकाज देखती हैं उसी प्रकार शासन का काम भी देखने में वो सक्षम हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 10वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र का 7वां अध्याय लोकतंत्र के परिणाम। इस अध्याय में आपने जाना कि लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अच्छा क्यों माना जाता है और इसके प्रमुख परिणाम क्या होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।